नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन विश्व अस्थमा सप्ताह 2023 में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ऑनलाइन परिचर्चा जिसका कि विषय है अस्थमा केयर फॉर ऑल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए मई के महीने में विश्व अस्थमा सप्ताह मनाया जाता है। दुनिया भर में अस्थमा के मामले में करीब 13% मामले अकेले भारत से हैं, जो कि वाकई चिंताजनक है। इससे भी बड़ी चिंता की ये बात है कि अस्थमा से होने वाली ग्लोबल डेथ में भारत की हिस्सेदारी 42% से भी ज़्यादा है। आखिर भारत में अस्थमा के बढ़ते मामलों की क्या वजह है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? हमारे ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम सब जानना चाहते हैं। इनका उत्तर देने के लिए और इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पूर्व कि हम डॉक्टर साहब से इस गहन विषय पर परिचर्चा करें, थोड़ा सा मैं परिचय डॉक्टर साहब का आप सबसे साझा करना चाहूँगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वर्तमान में एरा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लखनऊ में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वह नेशनल टास्क फोर्स NTEP भारत के वाइस चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश टीबी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। पूर्व में डॉक्टर साहब वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैफई में डायरेक्टर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन की विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि एक लंबा अनुभव डॉक्टर साहब को इस विषय में है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए आप यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है डॉक्टर साहब। तो बिना विलंब किए आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका की स्थापना 2012 में हुई है और अपने स्थापना वर्ष से ही ये निरंतर कमज़ोर, निराश्रित और निर्धन वर्ग के लिए लगातार कार्यरत हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूक करने के लिए ट्रस्ट द्वारा समय समय पर बहुत सारे काम और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, टीबी अवेयरनेस शिविर, योगा शिविर, कैंसर चेकअप शिविर आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रस्ट द्वारा विश्व अस्थमा सप्ताह के अंतर्गत ये ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो आइए जाने सबसे पहले डॉक्टर साहब किससे कि डॉक्टर साहब ये अस्थमा है क्या? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि अस्थमा बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 35 करोड़ तो पूरे संसार में अस्थमा के रोगी हैं और उसमें भारत में भी भारत का हिस्सा 6 करोड़ के आसपास है। तो एक कॉमन बीमारी है। है क्या ये जी? कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सांस की नलियां हैं जिससे आप सांस लेते हो, फेफड़े के अंदर होती है, उसमें सूजन आ जाती है जी। और सूजन की वजह से वो नली जो है वो सक्रिय पड़ने लगती है और जब सक्रिय पड़ने लगती है तो फिर इंसान को सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जी। तो इसे हम लोग कहते हैं भाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जो ब्रांकियल ट्यूब है, जो सांस लेने की नली है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे लोगों को अस्थमा हो जाता है। तो ये कोई खास वजह है जिससे ये हमारी इसकी नलियों में सूजन हो जाती है? प्रदूषण या कुछ? सूजन होने के बहुत से कारण। जी। पहला तो है कि कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड कुछ लोगों को होता है। अच्छा। उनमें ये ज़्यादा होता है। जी जी। यानी जिसके घर में पहले से एलर्जी या अस्थमा के रोगी हैं, माता पिता हैं, तो उनमें अस्थमा होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना भी हो सकता है। जी। फिर जितने एलर्जी है, जितने एलर्जन हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, पराग कण होते हैं, एनिमल्स हैं, डस्ट है तरह तरह का, जी जी, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोच हैं घर के अंदर, ये सब भी एक फैक्टर होते हैं अस्थमा को बढ़ाने के लिए। ओके। और जैसा अभी आपने कहा भाई, पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी को बढ़ाती है। जी, तो जी। अस्थमा में भी
पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। जी तो मल्टी फैक्टोरियल जी डिजीज है। जैसे पॉलिनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो हाँ। कुछ लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि जब ये गेहूं कटने का समय होता है इधर मार्च अप्रैल में, तो लोगों की वो एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग पहचानते वैसे ही हैं। जी जी किसी जी। की सांस अगर फूलती है, हम्म। फिर हम पूछते हैं भाई क्या साल भर रहती है या बीच बीच में ठीक हो जाते हो? जी जी जी। तो अक्सर लोग बीच बीच में सही हो जाते हैं। अच्छा। सही हो जाते हैं का मतलब ये है उनको तकलीफ नहीं होती है। जी जी जी। सही तो अंदर तो बीमारी रहती है, हम्म। तकलीफ नहीं होती है। जी और ये तकलीफ बढ़ती है जब वही कोई ना कोई कारक, जैसे मान ने कहा ना मौसम बदलता है, तो देखिए जब मौसम बदलता है, होली दिवाली के आसपास आप याद करिए, खूब फूल होते हैं, तरह तरह के होते हैं, तो उनके परागकण जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जी होते जी हैं, तो उसको आदमी ले जाता है, तो उसको सांस का अटैक पड़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, एक बात ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा जनरली इसमें खांसी और सांस लेने में तकलीफ बताया, तो ये जो एक जो नॉर्मल खांसी है एलर्जी वाली, जो या सर्दी जुकाम में होती है, उससे ये अस्थमा कितना डिफरेंट है? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये अस्थमा का पेशेंट है और ये नॉर्मल एलर्जी है? देखिए ऐसा ना, नॉर्मल जो खांसी है वो आएगा, हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा जी दवाओं से। जी। अस्थमा का दो दो बहुत बड़ी क्वालिटी है अस्थमा की। एक तो ये बार बार होता है, अच्छा। रिकर करता है। मीन्स साल में कई बार? हाँ, साल में जैसे मौसम बदला या कोई और परेशानी हुई, हम्म। तो वो उसको रिकरेंस, तो बार बार ये रिकर करता है। ओके। खांसी आती है, बहुत लोगों को सिर्फ खांसी ही आती है, अच्छा। उन्हें पता नहीं लगता कि मेरी सांस फूलती जी है, जी। लेकिन काफ़ी लोगों को सांस भी फूलती है। तो जो साधारण खांसी, जैसे वायरल में भी खांसी आती है, उसमें भी कभी सांस फूलने लगती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। ये भी लेकिन ये बार बार होता है, जिससे, और ये बीमारी अस्थमा यूजुअली, देखिए सांस जब फूलता है इंसान का, तो हम हमेशा कहते हैं कि सांस फूलने का मतलब नहीं हो गया कि उसको अस्थमा हो। हम्म सांस फूलने के बहुत से कारण हैं। हम्म। जैसे सिंपल हम बताएं, किसी को हीमोग्लोबिन, किसी को एनीमिया है, तो उसकी भी सांस फूलेगी। सांस फूलती है। जी जी। किसी को हार्ट की बीमारी, उसकी भी सांस फूलेगी। और फेफड़े में अस्थमा के अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, या फेफड़ा किसी ढंग से कमज़ोर हो जाए, तो उसमें भी सांस फूलती है। जी जी। तो ये जो सांस, तो ऐसा नहीं कि जिसको सांस फूली उसको अस्थमा, इसलिए हमेशा हम कहते हैं अगर आपको खांसी आती है, सांस फूलती है, मौसम बदलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, बार बार होता है, और शुरुआत बचपन से होता है अगर ये, तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच कराएं कि कहीं आपको अस्थमा तो नहीं है। लोग डरते बहुत हैं अस्थमा से, ये सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन अस्थमा, मैं बताऊं, अभी बाद में भी आप पूछेंगी कि अस्थमा एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। जैसे ये ना ट्रीटेबल, जब मैं कह रहा हूँ तो ये कह रहा हूँ कि अगर दवाई डायग्नोसिस इसकी जल्दी हो जाए और दवाई जैसा ठीक से होता वैसा मरीज करता रहे, तो बिल्कुल हम तो ये कहते हैं, हम 50 सालों से अस्थमा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, सब ठीक चलते हैं। जी जी। ठीक वो नहीं चलते हैं जिनका या तो निदान बहुत देर से होता है, या निदान हो गई तो दवाई ठीक से नहीं करते हैं। जी जी। तो अस्थमा के लक्षण, मोटे मोटे लक्षण क्या हैं? मोटे मोटे लक्षण अभी आप खुद बता चुकी हैं। देखिए अस्थमा के, मैंने कहा खांसी आती है और सांस फूलती है, ये दो मेन लक्षण हैं। तो क्या चलते फिरते, सीढ़ियाँ उतरते भी चढ़ते भी सांस फूलती है? हाँ, देखिए अस्थमा जो, अगर एक्चुअल जो अस्थमा है उसमें तो अटैक पड़ता है सांस का, हाँ। तो उसका कोई नेचुरली जब अटैक पड़ेगा सांस का, जब सीढ़ी चढ़ेंगी तो वो बढ़ जाएगा जी। तो, लेकिन ये बैठे बैठे भी अटैक पड़ सकता जी है। डॉक्टर साहब, जब अब मिलने आते हैं आपसे अस्थमा के पेशेंट, तो आप उनको कौन कौन से टेस्ट लिखते हैं? मतलब ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो अपने दर्शकों को भी बता सकें और उनकी जानकारी के लिए? टेस्ट तो बहुत से होते हैं, लेकिन अस्थमा की जो मेन जो डायग्नोसिस है वो हम मरीज से बात करके करते हैं। ओके। तो यानी कि हिस्ट्री जो है जी। देखिए डॉक्टरी में भाषा में आप याद करिए, 100 साल पहले चले जाइए अगर आप, तो कोई एक्सरे नहीं था, कोई जांच नहीं थी, नहीं। तो तब क्या डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते थे? नहीं बिल्कुल करते तभी भी डायग्नोज करते थे, बल्कि ज़्यादा अच्छा करते थे। तो कहने का मतलब इसमें हिस्ट्री का बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा ना 5-6 बीमारियां जिसमें सांस फूलती हैं, तो हम मरीज से थोड़ा विस्तार में बात करते हैं जी। और बात करके हम पता लगाते हैं यस इसको अस्थमा हो सकती है। फिर उसको अगर कंफर्म करना है
तब इसके लिए जांच, जैसे स्पायरोमीट्री एक होती है ओके। जो फेफड़े की शक्ति को नापता है, हम्म। तो अस्थमा में वो बता देता है हाँ भाई अस्थमा टाइप की बीमारी है। बहुत से फेफड़े में बहुत सी बीमारियों में फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अस्थमा की थोड़ी सी अलग से होती है और उसमें हम पता लगा लेते हैं उससे कि हाँ इसको अस्थमा है, कंफर्म कर लेते हैं उससे। एक जैसे बहुत पुरानी फिल्मों में भी या नई भी फिल्म में, दबंग वगैरह में हमने देखा कि इन्हेलर की बड़ी भूमिका होती है और फिल्मों के जरिए ही हम और हमारे बच्चे भी जाने कि अस्थमा और इन्हेलर एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस इन्हेलर के बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे और इसमें क्या इन्हेल करने के लिए आप लोग उसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती है? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इसमें बड़ी भ्रांतियाँ जी। थोड़ा समय लूँगा मैं। हाँ बिल्कुल। देखिए दवा अगर कोई भी दवाई जब जाती है तो तीन तरीके से जाती है। एक तो आप इंजेक्शन लगा दीजिए उसी दवा का, हाँ इंटरवीनल हो गया, गोली खा लीजिए जी, और तीसरा इनहेल कर लीजिए दवाई। तो आप समझ चुकी होंगी भाई ये तो सांस की बीमारी है, सांस की नलियाँ सूजन है, तो सबसे ज़्यादा आल्दो इंजेक्टेबल भी है और ओरल भी है, वो भी असर करेगा। इमरजेंसी में वही असर करते हैं इनहेलर। हाँ, लेकिन इनहेलर जो है वो मेन ट्रीटमेंट है। इनहेलर के फायदे क्या है? अच्छा, लोगों को बड़ी भ्रांति है इनहेलर शायद आखिरी दवाई है, आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रांतियाँ हैं। इनहेल्ड मेडिसिन जैसे मान लिया वही मेडिसिन अगर वो गोलियों में आती है तो वो मिलीग्राम्स में आती है, 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम। वही चीज़ अगर इनहेल्ड रूट से जाती है तो माइक्रोग्राम में जाता है, यानी एक मिलीग्राम का 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो दवाई की मात्रा बहुत कम जाती है। अच्छा। और दवाई डायरेक्ट वहीं पहंचती है जहाँ पर आपको बीमारी है। जी जी जी। तो इसीलिए अस्थमा का, इसलिए इनहेलर थेरेपी का बहुत एडवांटेज ही नहीं, मैं तो कहूँ आज के दिन इनहेलर थेरेपी ही मेन है। और लेकिन इनहेलर में एक बड़ी भारी परेशानी है, इनहेलर लेने की विधि सही आनी चाहिए। हाँ, हम अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे कि इनहेल करने की जो विधि है, सही तरीका क्या है उसका? देखिए ऐसा है कि जो इनहेलर का जो टेक्निक है वो डॉक्टर को भी पहले सीखना पड़ता है जी, फिर मरीजों को भी सीखना पड़ता है, बल्कि आजकल सोशल वर्कर भी हैं वो भी लोग सिखा देते हैं, किसी को ट्रेनिंग दीजिए सिखा देते हैं। तो बार बार सिखाने की ज़रूरत, एक बार सिखाना। 2-3 तरह के इनहेलर होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे दबा करके इनहेल कर लेता है आदमी। दूसरा कैप्सूल के अंदर कुछ पाउडर भरा होता है, तो कैप्सूल तोड़ करके उसको खींच लेता है गहरी सांस से। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनहेलर की टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कौन सा इनहेलर लिखा गया, उसकी क्या टेक्निक है, अपने डॉक्टर से बार बार पूछें। बल्कि मैं ये कहता हूँ हर बार जब डॉक्टर को दिखाने जाएं तो अपना इनहेलर अपने साथ लेके जाएं जी। और डॉक्टर साहब को दिखाएं कि देखिए साहब आपने पिछली बार मुझे ऐसा बताया था, क्या मैं सही से ले रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोगों ने खुद स्टडी, जब मैं KGMC में था, जब मैं पटेल चेस्ट का डायरेक्टर था, हम लोगों ने स्टडी करी थी। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि सिर्फ 15-20% लोग ही सही तरीके से इनहेलर। तो इनहेलर सही तरीके से ना लेने के कई नुकसान हैं। एक तो आपका पैसा खराब हो रहा जी, बीमारी भी खराब हो रही, अगर दवा नहीं जाएगी तो असर तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं भी इनहेल ड्रग जो है, इनहेलर ही मेन ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसके संग यही एक लिमिटेशन है, उसको सीखिए आप कौन से इनहेलर आपको लिखा गया है और उसको किस तरह से लेना हो। एक बार सीखने से कोई नहीं सीख पाता। इसलिए मैंने बताया कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप अस्पताल जाएं डॉक्टर को दिखाने, महीने 2 महीने में डॉक्टर साहब बुलाते ही हैं, तो जब आप दिखाने जाएं तो अपना इनहेलर लेके जाएं। और अगर डॉक्टर साहब भीड़ है नहीं तो या तो कोई भी, या तो उनके क्लिनिक में कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं, तो उनसे आप एक बार दिखा करके समझ लीजिए हाँ मैं सही से ले रहा हूँ, तब आपको इनहेलर का फ़ायदा मिलेगा। जी जी।
तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। इस समय बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात हो रही है। हम ये अस्थमा सप्ताह मना रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हेलर जो है इसमें बिल्कुल रामबाण एक ऐसा उपचार है जो कि डायरेक्ट वहाँ पर हमारी दवा पहुँचाता है, चिकित्सा करता है जहाँ हमें ज़रूरत है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूँगी कि आप बार बार अपने चिकित्सक के पास जाएं जो कि आपके अस्थमा का इलाज कर रहे हैं। अपना इन्हेलर साथ में लेकर जाएं और उनसे पूछें, उनको बताएं कि मैं इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये ठीक है? और अगर नहीं ठीक होगा तो उसको आपके डॉक्टर फिर से ठीक करेंगे। तो बहुत ज़रूरी ये है कि किस प्रकार से इन्हेलर का इस्तेमाल किया जाना है, ये हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जैसे अस्थमा के आपने इतने सारे इलाज बताए, क्या और कोई वैकल्पिक चिकित्सा है घरेलू या आयुर्वेद में या किसी और उसमें पद्धति है इसकी कोई? देखिए, ये इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, जी, लेकिन ये मुश्किल है कि पर हाँ। एलोपैथी में तो इलाज है। इलाज जी। मैंने ये बताया, जितना मैं साइंस जानता हूँ आज के दिन, जी। इसका परमानेंट इलाज नहीं। नहीं बहुत से है। डॉक्टर लोग कहते हैं बिल्कुल होम्योपैथी ठीक हो में जाएगा, हाँ। लेकिन वो सही नहीं है। जी। हम लोग 50 साल से देख रहे हैं जी जी जी। और साइंस भी यही कह रही है कि ये ट्रीट होने वाली बीमारी है। 100%। जैसे कहिए कि हम 10 दिन आपका इलाज कर, जैसे किसी को मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लिया किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के संग कि 6 महीने का अगर ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हो गया तो वो जीवन पर्यंत वो ठीक हो जाएगा। उसको दोबारा होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। कभी कभी होता है लेकिन तो बहुत कम। तो वो तो एक क्योरेबल डिजीज हो गई। लेकिन ये क्या, इसको हम कहते हैं ट्रीटेबल डिजीज है। ट्रीटमेंट इतना अच्छा है, बशर्ते रेगुलर इलाज जैसा डॉक्टर बता रहा है उसे अपना दिमाग ना लगाया जाए। होता क्या है, तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है तो समझता अब तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, हम क्यों दवाई लें। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो दवाई इसलिए लेना जरूरी होता है और दवाई बाद में बहुत कम भी हो जाती है। जी जी। कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो वो जो आपका अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको असर करने के लिए वो दवाई दी जाती है। बहुत थोड़ी मात्रा में दी जाती है, माइक्रोग्राम्स में दी जाती है। और अगर आपकी सूजन ठीक है तो ना तो आपको अटैक पड़ेगा, चाहे आप कोई पोल्यूशन हो जाए, किसी तरह का कोई परेशानी हो जाए तो आपको अटैक नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया पड़ता भी है, मौसम बदला बहुत ज़्यादा, तो फिर बहुत हल्का पड़ेगा। लेकिन जो लोग दवाई नहीं ले रहे, क्या होता, उनको बहुत तेज अटैक पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है। मैं एक बार यहाँ बहुत साफ बताना चाहता हूँ, जब आप अस्पताल जाते हैं तो आपको नेबुलाइज किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ अगर एक इंजेक्शन आपको अस्पताल में जाके लग गया सांस रोकने वाली, वो समझिए 6 महीने के इन्हेलर के बराबर है। तो इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ मरीजों की, भाई दवाई आप रेगुलरली लेते रहिए, जिससे आपको अटैक ही ना पड़े, आपको अस्पताल जाने की जरूरत। आपने बताया भी, अस्थमा से लगभग मृत्यु भी कुछ लोग आज के दिन आज के दिन मैं तो ये कहता हूँ किसी को अस्थमा से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जी, हमारी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हाँ, बहुत दवाएं हैं, बहुत हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लगभग जितना डेथ पूरे संसार में लगभग 4.5 लाख के आसपास हर साल डेथ होती है। मरना नहीं चाहिए किसी को, बिल्कुल नहीं। तो उसमें इंडिया का, जो आपने खुद ही बताया इंट्रोडक्शन में, कि लगभग 40-42% हिस्सा इंडिया का है। यानी इंडिया, यानी क्लियर क्या हुआ, हमारे मरीज यहाँ अभी बहुत लापरवाह हैं, कायदे से इलाज नहीं ले रहे हैं या अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो बहुत जागरूक नहीं है अस्थमा को लेकर। बहुत जागरूक सर नहीं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे बातचीत मैंने कुछ लोगों से करी, तो बहुत से लोग अभी अस्थमा को ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस और नॉर्मल खांसी, सर्दी जुकाम से के जैसा ही समझते हैं। हाँ, तो उस तरह तो फिर वो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि ब्रोंकाइटिस से और ट्यूबरकुलोसिस से थोड़ा अलग कैसे। देखिए, ऐसा ना, ट्यूबरकुलोसिस तो मैंने कहा एक बैक्टीरिया डिजीज हो गई जी, और जिसका मैंने कहा 100% इलाज है। जी हाँ, कर लीजिए, बाद में हम ही नहीं बता सकते, लाखों मरीज का इलाज हम ही ने किया होगा। ब्रोंकाइटिस, जिसको एक्चुअली ब्रोंकाइटिस वर्ड जब
थोड़ा इन्फेक्शन उन्हीं नलियों में हो जाता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है। जी जी। अस्थमा क्या, वहाँ सूजन एलर्जी के एलर्जी के जरिए साथ जी। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है जी। और एंटीबायोटिक से इलाज क्या, वो 10-15 दिन का इलाज करके आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अस्थमा मैंने कहा ये परसिस्टेंट डिजीज़ है, ये रहने वो क्रॉनिक डिजीज़ है। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ मरीजों को जब समझाता हूँ, देखो भाई लाइफ लॉन्ग बीमारी है, लेकिन लाइफ लॉन्ग बीमारी जरूर है, लेकिन अगर आप दवा ठीक से करिएगा, छोड़िएगा नहीं जब, तो आपको बिल्कुल अपना जीवन सही से बिता सकते। यहाँ पर डॉक्टर साहब की बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक होता है ट्रीटेड डिजीज़ और एक होती है क्योरेबल डिजीज़। तो ये जब तक आपका जीवन है एस्मा के साथ ही आपको जीना है, ये आपका अपना डिसीजन है कि आप इसके साथ जीते हैं तो खुश रह के जिए या बीमारी को एक बोझ की तरह करके जिए। तो बेहतर ये है कि अपनी बीमारी को पहचानिए और उसका लगातार इलाज कराइए। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि हर बार पेशेंट आता है, हर बार उसको दवा लिखते हैं और इसका इलाज जीवन भर चलता है, तो जो इसकी वो है मतलब पीक होता है या धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कैसे आप लोग जानते हैं कि अस्थमा का इसमें ट्रीटमेंट सही चल रहा है या कि कुछ पैरामीटर्स हैं आपके, ये टेस्ट कराते रहते हैं? बिल्कुल पैरामीटर्स हैं। पहली बात तो बात से ही पता लगता है। अच्छा। मरीज कहता साहब मैं बिल्कुल सही हूँ जी जी। अब मुझे अटैक नहीं पड़ता है, मौसम बदलने में भी अटैक नहीं पड़ता है जी। तो इसके मतलब उसकी जो अंदर का इन्फ्लेमेशन है वो बहुत कम हो गया है या कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। तो वो हम वो जांच जो पहले का स्पायरोमीट्री बताया, कभी वो 6 महीने साल भर में उसको भी करा के देख लेते हैं, उसमें भी हमें पता लगने लगता है कि दवाई इसको अच्छा असरदार है, असर कर रही है और मरीज अंडर कंट्रोल चल रहा है। कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी है क्या, जैसे थूक, बलगम या इस तरह का? अब इसमें बलगम की जांच और ब्लड की जांच भी, कभी कभी यूसिनोफिल बढ़ जाता है तो ब्लड की जांच भी कराते हैं। अच्छा। और ब्लड की और 1-2 एलर्जी की जांचें होती हैं, जैसे सीरम आईजी है, आईजी वो भी करा लेते हैं, उससे भी थोड़ा अंदाज लगता है। और इसमें अस्थमा के बहुत से मरीजों में एक एलर्जी की जांच होती है, आपने सुना होगा। जी जी जी। एलर्जी टेस्ट होता है। हाँ जी। तो एलर्जी टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम उसको सुई लगाते हैं इंट्राडर्मल, ओके। 30-40 एलर्जन होते हैं जो फिक्स हो जाता है, तो उसमें 15 मिनट में उसकी रीडिंग हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि किन किन चीज़ों से इसको एलर्जी है। जी। दूसरा है कि जिनमें हम वो टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, बच्चे हैं छोटे, तो उनका ब्लड भी ले करके उसमें स्पेसिफिक आईजी का पता लगा लेते हैं। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ वार्न करना चाहूँगा, सिर्फ ब्लड टेस्ट करने से या स्किन टेस्ट करने से 100% उसकी गारंटी नहीं कि उससे वो एलर्जिक है। देखिए स्किन टेस्ट से या ब्लड से हमें ये पता लगा कि उस चीज़ का वो सेंसिटिव है। अब वो बीमारी कर रहा नहीं कर रहा वो तो हम डॉक्टर लोग ही समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेस्ट एक हेल्पफुल हैं जी, मदद करते हैं। जैसे हमें पता लग गया किसी चीज़ की एलर्जी है जो डेफिनेट है एलर्जी जिसकी वजह से इसको हो रहा है, तो उसको बाद में हम उसके कुछ मरीजों को जो है उसकी इम्यूनोथेरेपी जिसे कहते हैं। और इम्यूनोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, जैसे पहले था ना कि जहर को जहर ही मारता है, तो जिस चीज़ से वो एलर्जी है उसी चीज़ को बहुत थोड़े थोड़े डोज में मल्टीपल हफ्ते में 1-2 बार दिया जाता है इंजेक्शन। और इस आशा के संग कि ये जो है वो इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वही चीज़ जिससे उसको एलर्जी होती है वो उसको टॉलरेट करना शुरू कर देगा। तो कुछ लोग, लेकिन ये भी इलाज काफ़ी लंबा है। लंबा तो अस्थमा का इलाज तो सारे लंबे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप इनहेलर से करेंगे, चाहे आप गोलियों से करेंगे, चाहे आप वैक्सीन से मतलब करेंगे। ये है कि आप अगर अस्थमैटिक हैं तो आपको पेशेंट भी होना बहुत पेशेंट जरूरी चाहिए और लंबे Patience- इलाज के लिए चाहिए। जी। अक्सर लोग डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं। अब डॉक्टरों में भी तरह तरह के, कुछ का तो विज्ञान बहुत अच्छा है तो बता देते हैं देखो भैया ये ठीक होने वाली ये रहेगी बीमारी, इसमें तुम्हें दवा करो, कंट्रोल रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत लोग जैसे गुमराह हो जाते हैं मरीज भी, किसी ने कह दिया भाई हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ऐसा है, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ मरीज ठीक भी हो जाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसे मरीजों की संख्या कम है। ये है कि थोड़े बहुत दवाई से, जैसे शुरू में दवाई ज़्यादा लिखी जाती है और जैसे जैसे ये कंट्रोल होने लगता है तो हम दवाओं को कम कर देते हैं, जिसे हम स्टेप डाउन थेरेपी कहते हैं। जी। और बहुत ही माइनर डोजेज में थोड़ी बड़ी दवाई एक बार कभी कभी चलती रहती है, उसका जीवन। मैं एक मरीज को एग्जाम्पल देना चाहूँगा।
शायद इस उत्तर प्रदेश में इन्हेलर लिखने वाला शायद मैं पहला डॉक्टर हूँ। अच्छा। आज के लगभग 90 की बात है, 90 में ही इन्हेलर शुरू हुए मेनली इंडिया में। मैं उस वक्त जापान से आया था, मेरे को थोड़ा एक्सपोजर हो गया, वहाँ था, पता था कैसे होता है। तो मैंने एक बैंक का कोई बहुत सीनियर मैनेजर था, मैंने उसको कहा भाई देखो नया नया इन्हेलर आया था, उसमें खासकर इन्हेलर में स्टेरॉइड्स होता है, स्टेरॉइड की सुई भी लगती है, गोली भी लगती है। गोली और सुई तो नुकसान करती है अगर लंबा समय तक दिया जाए, लेकिन अगर ये जो इनहेल रूट में वो कोई नुकसान नहीं करता। तो मैंने कहा भाई ये दवाई भैया देखो ठीक से रहना और ठीक जीवन बीतेगा अगर आप दवाई कर लो, बीच बीच में चाहो तो मैं दिखा भी लेना। वो अभी मुझे कुछ महीने पहले 25 साल बाद आया। तो मैंने, क्योंकि वो पहला मरीज था तो मुझे दिमाग में जहन में था कि वो मरीज का हुआ क्या। कभी आया नहीं दिखाने, तो बोला साहब अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, और साहब आपका जो इन्हेलर लिखा था आपने उस टाइम, वही इन्हेलर में जैसा आपने बता दिया था कि भाई रेगुलर लेते रहना, कम ज़्यादा तो हम कर सकते हैं। तो बोले साहब उससे मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मुझे कोई अटैक नहीं पड़ा 25-30, इस तरह से इफेक्टिव है। जी। अब डॉक्टर साहब एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ हम आपके पास आएंगे। जैसे आजकल की हमारी बहुत भागती दौड़ती जीवन शैली है और हमें अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा, तो हमको लोग ये बार बार जागरूक करते हैं कि आपको व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो हर उम्र का आदमी व्यायाम करता है। अच्छा, क्या अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको वो उसी तरह से व्यायाम, एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं जैसे नॉन अस्थमेटिक होते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जब किसी को एक्यूट अटैक हुआ, मान लिया सांस का बहुत तेज, नेचुरली उस टाइम वो व्यायाम तो कर नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, उस टाइम करना भी नहीं चाहिए हम लोगों ने। जी। लेकिन जब मरीज एक क्रॉनिक फेज में रहता है, अटैक नहीं होता है, कंट्रोल रहता है, उस वक्त आदमी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, नॉर्मल जीवन जैसे भी जो भी करता है, व्यायाम करता है तो व्यायाम करे, योग करता है तो योग करे। ये सब चीज़ें बहुत फायदा देती हैं। जी। देखिए जीवन शैली तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, नॉर्मल आदमियों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है और बीमार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अस्थमा के रोगियों को तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई अपनी जीवन शैली सही रखिए, अपना खान पीन सही रखिए, समय से सोइए, समय से उठिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए अगर आप करते हैं, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो तो, और जीवन शैली सही रहेगी तो अस्थमा भी आपका कंट्रोल में रहेगा और दवाई कम लेनी पड़ेगी। जी। और जीवन शैली अगर आपकी सही नहीं है तो दवाई हो सकता है ज़्यादा, जैसे बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, हाँ। बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं। जी। यूजुअली हम लोग स्मोकिंग तो का बिल्कुल मना करते हैं। तो ये एक ये सवाल करना चाहूँगी कि अस्थमा का पेशेंट किस का कोई इसकी प्रॉपर एज है? जैसे आपने बताया कि ये कभी कभी हेरिडिकल भी होता है, वंशानुगत भी होता है, तो क्या बच्चों में भी ये रोग? देखिए मोस्टली बीमारी, मैंने कहा अस्थमा जो है वो बचपन से ही शुरू होती है। अच्छा, बचपन से ही शुरू हो जाती? जी, शुरुआत इसकी बचपन से होती है। इसका मतलब ये ले आए पीढ़ी से? हाँ, ले आए पीढ़ी से। और बहुत लोगों का ऐसा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अस्थमा खत्म भी हो जाता है, इसे कहते हैं आउटग्रो कर जाता है अस्थमा से। कुछ बच्चों, बहुत से बच्चों में। जी। इन कुछ लोगों में 18-20 साल के बाद भी ये कंटिन्यू करता है। तो जब कंटिन्यू करता है तो उस टाइम इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। मतलब ये बीमारी आप कहेंगे कि वंशानुगत है, ये आती है? बिल्कुल वंशानुगत है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हम लोगों की सबकी जीवन शैली बहुत भाग दौड़ वाली है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे पहले कहते थे लोग, हमारे पेरेंट्स ही कहते थे कि हम लोगों ने दिन भर मेहनत से काम की, बिस्तर पे गए और पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई, सुबह हो गई। अब आज इंसान पूरे दिन काम करता है, 18 घंटे काम करता है, बिस्तर पे जाने के बाद भी उसको इतना स्ट्रेस है कि उसे नींद नहीं आती है। तो ये स्ट्रेस का भी कोई असर है क्या? देखिए ऐसा है, जो ये मतलब साइकियाट्रिक जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये आज के ज़माने में वैसे भी बहुत ज़्यादा है जी। और आदमी, और ये भी जीवन शैली से ही लिंक है। अगर आपकी जीवन शैली सही नहीं है तो आप टेंस होंगे, आपको डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगा, तो इसके दौरान भी नींद भी नहीं आएगी आपको, तो इसके दौरान भी अस्थमा का अटैक, अस्थमा बढ़ सकता है, अस्थमा आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए जीवन शैली सबके लिए बहुत जरूरी है, खासकर अस्थमा के लोगों को। जी। अस्थमा का अटैक शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं,
मान लीजिए कभी ऐसा कि है कि हमारे अस्पताल हमसे दूर है और घर में भी हमारे साथ अस्थमा का एक पेशेंट है और अचानक उसको अटैक पड़ता है। हमारे पास इन्हेलर अगर है तो हम सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो क्या प्राथमिक उपचार ऐसे हैं जो उसको दिया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब अस्थमा का मरीज है, डायग्नोज होता है, तो डॉक्टर लोग जो है उसको बताते हैं कि देखो भाई, कभी अटैक बढ़े हम्म। तो आपको क्या करना चाहिए। तो जी। उसमें है कि दवाई की डोज उस वक्त बढ़ा देते हैं। हम्म। और अस्थमा के जो इन्हेलर है, ये दो तरीके से होते हैं। अच्छा। एक ऐसा इन्हेलर है जो फौरी अटैक में काम आता है। अच्छा, वो अलग रहता है। हाँ, वो अलग तरह का इन्हेलर है। तो उस तरह के इन्हेलर मरीजों को पता होता है, हम लोग बता देते हैं भाई, कभी बीच में मान लिया अटैक पड़ जाता, कुछ हो जाता है, तो इसको आप 2, 4, 6, 10 पफ तक ले सकते हैं। मैं बीच में आपको रोकूंगी, अटैक वर्ड्स हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। अटैक से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रूबरू कराइए कि किस तरह के क्या सिम्टम्स उस समय आते देखिए, हैं जिससे अटैक कि हम जैसे लोग। मान लिया अभी हमारा अस्थमा कंट्रोल चल रहा, कोई हाँ, तकलीफ हाँ, नहीं, ठीक है। कोई चीज़ ट्रिगर आ गया सामने, ओके। पोल्यूशन बहुत हाई हो गया, हम्म। या कोई पराग कण आ गया, हम्म। तो कोई एंजाइटी हो गई, हम्म। डिप्रेशन हो गया, तो उसमें क्या है, सांस अचानक तेजी उखड़ने से बढ़ जाती जाती है। अच्छा। है, तो उसी को हम लोग लंग अटैक भी लंग कहते हैं। अटैक में, ठीक है सर। तो ऐसे में तो कायदे से तो अस्पताल में जा सकें तो अच्छी बात है, नहीं जा सके तो डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि साहब ऐसे वक्त पे हम क्या। देखिए, जो अस्थमा के रोगी हैं उनमें सब दवाई रहती है आम तरीके की। इन्हेलर तो हम लोग कहते हैं, और इन्हेलर मैंने कहा दो तरह के होता है। एक तो इन्हेलर जो है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, और दूसरा इन्हेलर ऐसा है कि जो अटैक को कंट्रोल करता है। जैसे मान लिया किसी को बुखार आ गया, जी। तो क्या लेगा, वो पैरासीटामोल की गोली पैरासिटामोल खाएगा। लेके, जी तो जी। ऐसे जो सांस जो 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 मतलब इन्हेलर हैं, उनमें भी कुछ इन्हेलर ऐसे हैं कि जो उसको आप 2 पफ ले लेंगे, आपको सांस तुरंत आराम मिल जाएगी। जी जी। तो उन दवाओं को हम लोग बताए रहते हैं, वो मरीजों के पास रहता भी है, ले लें। जैसे नेबुलाइज, यही दवाएं जो है नेबुलाइज कर लेते हैं, तो दवाई ठीक से चली जाती है अंदर, तो अटैक फेज में वो भी हो जाता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है अटैक फेज में, कभी कभी ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। जी जी। ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट, अगर बहुत सी छोटा मोटा अटैक है तो घर में मैनेज हो सकता है, बड़ा अटैक है तो ऑक्सीजन बहुत कम होने लगा, जी। तो फिर ऐसे वक्त में हम लोग हमेशा कहते हैं आप किसी हॉस्पिटल में 2-4 दिनों के लिए भर्ती हो जाइए। ऑक्सीजन की बात आती है तब तो फिर सर वो समय याद आ जाता है जो अभी पिछले 3 साल हम लोगों ने ऐसा समय था कि घर घर में लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, और वैश्विक महामारी कोरोना ने जब पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उस समय शायद हम लोगों को ऑक्सीजन की कीमत का हर इंसान को पता चल गया था। तब हम लोगों ने भी जाना कि पौधे और पेड़ पौधे, जानते तो हम सब थे, हम बड़े बड़े मंचों पे ये बात करते रहते हैं, लेकिन उस समय ये एहसास हुआ कि वाकई ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रही है, लोग भाग रहे हैं, यंग लोग डेथ हो रही है उनकी। तो कोविड-19 मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि चूँकि वो बेसिकली हमारा लंग्स से डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड हमारा ये वायरस था, तो कोविड-19 के बाद ये अस्थमा और इसका क्या मतलब रेशियो रहा है? क्या पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या? देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 में जो लोग अस्थमा के रोगी पहले से थे, जी। और जो लोग दवाई ठीक से नहीं ले, यानी उनका अस्थमा कंट्रोल में नहीं था, जी। तो उन लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई। अच्छा। लेकिन ये स्टडी में पाया गया, जिन लोगों का अस्थमा कंट्रोल था, वो दवाई रेगुलर ले रहे थे, तो उसमें कोविड ने कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया है, वो नॉर्मल की तरह से उनका हुआ। लेकिन इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई, बीमारी को कंट्रोल नहीं रखेंगे और कोई ऐसी आपदा आएगी, तो उस वक्त ज़्यादा समझ में आता है कि अगर हमारी बीमारी कंट्रोल होती तो हमें इतनी परेशानी नहीं। जी। लेकिन एक ये सवाल भी जानना चाहूँगी, जो अस्थमा के पेशेंट थे, कोविड-19 ने उनके ऊपर अटैक किया, वो उस दौर से गुजरे, स्वस्थ होकर निकल आए, बाद का आफ्टर इफेक्ट क्या रहा? देखिए, आफ्टर इफेक्ट दवाई अगर आप ले रहे हैं, बहुत से कोविड के लोगों को फेफड़े कमज़ोर हुए, जी जी। और उसमें सांस भी फूलती, लेकिन वो सांस दूसरे ढंग से फूल रही है। और अस्थमा के रोगियों को भी मान लिया फेफड़ा थोड़ा और कमज़ोर हुआ, तो नेचुरली उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसे में हम लोग ने दवा थोड़ा बढ़ा देते हैं, चेक करा देते हैं, और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सब लोग कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, अब बात हम थोड़ी सी जेंडर की करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्त्री बाहुल्य होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां, ये इसका जेंडर से कोई या सेक्स से कोई मतलब है? कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा। किसी भी जेंडर में हो सकता है। और पोल्यूशन तो आप बता ही चुके हैं। पोल्यूशन तो अच्छा,
कुछ ऐसे ग्रामीण या अर्बन इलाकों में भी कुछ ऐसा फर्क आप लोगों की स्टडीज अब में आया? देखिए ना, पोल्यूशन लेवल और ये सब लेवल शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। जी ग्रामीण क्षेत्र फिर भी अभी हरियाली है, जी सब कुछ है, जी। तो थोड़ा इसका फ़र्क तो हम देखते हैं पर कि सर वहाँ पर वो हुक्का पीना और चरस, गांजा, ये सारी नहीं, चीजें हुक्का वो, देखिए, हुक्का तो शहर में भी लोग पीते हैं। हाँ, शहर में ज़्यादा लोग हुक्का पीने बार्स खुले हाँ, बहुत। जी हाँ, जी बिल्कुल सही। शहर में ज़्यादा हाँ लोग पीने लगे हैं। जी जी तो रिलेटिवली मैंने देखा गांव का जो वातावरण है वो थोड़ा शुद्ध है, ज़्यादा है जी जी एज कंपेयर टू अर्बन जी प्लेसेस। जी जी। तो ये है कि गांव में थोड़ा कम लोगों को होता है। अब बात हम करेंगे माताओं पे, हम्म। जो माताएं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, क्या उनके बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, गर्भस्थ शिशु पर और पैदा होने के बाद भी? नहीं देखिए उसके अलावा मैं बात करूंगी कि आप वंशानुगत इसको बता रहे हैं। हाँ, जी। अस्थमा का मैंने बताया कि हेरिडिटरी डिजीज है। हम्म अगर ऐसा एक स्टडी हुआ है कि अगर किसी की माँ को ये अस्थमा है पहले से हम्म और पिता को भी मान लिया अस्थमा है, हम्म तो दोनों लोगों को अगर अस्थमा है तो बच्चों में उनके अस्थमा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। 50% से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। अगर दोनों में से एक पेरेंट को अस्थमा है हम्म तो 20-25% ज़्यादा होती है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके परिवार में अस्थमा नहीं है उसको अस्थमा हो ही नहीं नहीं होगा। सकता। उनको जी भी हो सकता है, जी लेकिन उनको जी। कम होता है। हम्म तो ये वंशानुगत बीमारी है। हम्म और ये है कि प्रेगनेंसी के, लेकिन कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। वही है कि भाई अस्थमा कंट्रोल रखा जाए। हम्म। प्रेगनेंसी के दौरान भी अस्थमा कंट्रोल रखना बहुत तो वो जरूरी है। दवाइयाँ जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी के मुताबिक ही लिखते बिल्कुल होंगे? सेफ है वो सब दवाएं, क्योंकि जी। वो सब दवाएं तो शरीर में तो जाती नहीं। वो हम्म। तो दवाई सब लोकली काम करती है, जी जी फेफड़े में जाके वहीं वहीं पर काम कर देती है। इसलिए सारे इनहेलर जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि क्या ये संक्रामक है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। संक्रामक। मतलब अगर इस कमरे में हमारे अलावा, हाँ। आपके अलावा कोई अस्थमा का पेशेंट नहीं, बैठा नहीं, है, उससे कोई मतलब मैंने जनरली इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि श्वास संबंधी बीमारियां नहीं, अधिकतर। इनफैक्ट देखिए वो है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जी जी। ट्यूबरक्लोसिस जो है संक्रामक होता है, और वो भी तब जब ट्यूबरक्लोसिस का इलाज न चल रहा हो। ओके। जैसे ही ट्यूबरक्लोसिस का इलाज चला और 10-15 दिन, 2-3 हफ्ते इलाज खा लिया, तो बैक्टीरिया इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं वो किसी दूसरे को नहीं फैला सकते। जी। टीबी भी उन्हीं से फैलती है जिनका या तो पता नहीं लग पा रहा है, पता लगा तो इलाज नहीं सही से कर रहे जी। हैं, उनसे तो जरूर है। लेकिन ये अस्थमा किसी तरह से, इस तरह से कांटेक्ट से नहीं होता। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबको एक बात क्लियर करना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि वो बीमारियाँ जो किसी न किसी जीवों से पैदा होती हैं, चाहे बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस हो गया या कोविड-19 वायरस से कोविड हो गया, वही बीमारियाँ संक्रामक होती हैं। जो एलर्जी से बीमारियाँ जो होती हैं वो कभी भी संक्रामक नहीं होती, क्योंकि जीव मल्टीप्लाई करता है तो बीमारियां स्प्रेड होती हैं, और जो एलर्जी से चीज़ें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा वो आगे बढ़ती नहीं है। तो इससे बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। अस्थमा के पेशेंट के साथ आप पूरी उसके साथ सामंजस्य बैठाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। निश्चित रहिए कि आपको उसके साथ रहने पर अस्थमा नहीं होगा। अब बात करते हैं ये जो हमारे युवाओं में बढ़ती हुई लतें हैं, स्मोकिंग है, चरस है, जगह जगह हुक्का बार्स खुले हुए हैं, या अल्कोहल, क्यों इसको कहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री रहने के लिए लेते हैं, या ये स्टेटस सिंबल है, या दोस्ती निभाने के लिए। तो ये किस तरह से अस्थमा को बढ़ावा दे रहा है, या अस्थमा पेशेंट के ऊपर इन सब आदतों का कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, अस्थमा के रोगियों को हम लोग स्मोकिंग तो हमेशा मना करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से अस्थमा बढ़ सकता है। फेफड़ा आपका ऑलरेडी कमज़ोर है जी, और स्मोकिंग करेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा। अल्कोहल को भी यूजुअली हम कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार अभी आपने ले लिया भाई अपने शौक के लिए, उतना तक तो हम लोग सख्त नहीं रहते हैं, लेकिन यूजुअली कहते हैं भाई क्रॉनिक तरह से अल्कोहल को नहीं लिया जाए। तो ये दोनों हैबिट जो हैं वो अस्थमा के मरीजों के लिए सही नहीं है। पहले किसी ज़माने एक कहावत थी कि थोड़ा ब्रांडी पिला लीजिए, हाँ, तो वो थोड़ा बहुत असर करता था, लेकिन आप हम लोग मना करते हैं कि भाई आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसी दिमाग मेरे ख्याल आया कि मान लीजिए एक कमरे में 3-4 लोग बैठे स्मोकिंग कर रहे हैं और एक अस्थमा का पेशेंट बैठा हुआ है वहाँ पर जो स्मोकिंग नहीं, तो क्या वो जो ये सिगरेट से निकला हुआ धुआं है उसके ऊपर फ़र्क, यस, ये भी एक तो तरह क्या वो ट्रिगर करता है ये भी उसको? बहुत बहुत आपने सही कहा, ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है। जी, जी। धुआं जो है, धुआं देखिए किसी भी तरीके से, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो, बीड़ी का धुआं हो, हुक्का का धुआं हो, हुँ, हुँ। पोल्यूशन का मतलब जो धुआं एक तरह वो भी है। हुँ, हुँ। औरतें गांव में ये जो लकड़ी और कंडा का इस्तेमाल करके जी, खाना जी। बनाती हैं उसका धुआं हो, जी। ये सब अस्थमा को बढ़ाता है। जी, पर अब मुझे लगता है कि गाँव में हम लोगों की स्त्रियों की ये अस्थमा की जो संकट है थोड़ा कम हो रहा है। हमारे जो आजकल की योजनाएँ, उज्ज्वला योजनाएँ, जी, घर-घर जी। गैस नहीं, पहुँच रही है। बिल्कुल बहुत बहुत कभी हम लोग बात करेंगे अलग से। बायोमास फ्यूल एक बहुत बड़ा कर्स है देश जी, के लिए। बिल्कुल। काफ़ी अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ। लेकिन अभी जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के आए हैं हुँ, हुँ। और जिसके अंदर गैस को बढ़ावा दिया जा रहा है, हुँ, हुँ। तो उससे इन बीमारियों में भी कमी आएगी। कमी आएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको तो अपने जो भी हमारी इस समय वर्तमान सरकार है, उनका बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो महिलाएँ जिनको पता भी नहीं चल पाता था कि उनको अस्थमा है, वो जीवन भर उसी बीमारी के साथ रहती थीं और उनके इलाज के लिए शायद उनको शहर से बाहर भी नहीं ले जाया जाता था। और जो ये स्मोक बॉर्न डिज़ीज़ या एलर्जी से हो जाता था, तो अब घर-घर में उज्ज्वला की वजह से जो हमारे यहाँ महिलाएँ सुरक्षित हो रही हैं, तो हम नहीं, उसके नहीं, लिए हृदय बिल्कुल। से आभारी हैं अपने बिल्कुल। वर्तमान हम भारतीय सबों सरकार को के। भारतीय सरकार का आभारी बिल्कुल, होना आभार चाहिए। होना चाहिए कि महिलाओं को विशेषता ध्यान में रखा। डॉक्टर साहब हम अपनी जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको जीवन शैली अपनी कैसी रखनी चाहिए? देखिए, जीवन शैली तो मैं तो हमेशा कहता हूँ एक नॉर्मल इंसान को भी अच्छी रखनी चाहिए, जी, और ख़ासकर जो अस्थमा के रोगी उन्हें और अच्छी रखनी चाहिए। जी। अपने खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्चा मसाले नहीं खाना नहीं चाहिए, खाने चाहिए, जी। क्योंकि अस्थमा के रोगियों को एक गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो जाता है, ओके। तो वो ज़्यादा होता है। जी, जी। तो वो ज़्यादा होगा तो अस्थमा का अटैक और तेज़ पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो खाना पीने में ध्यान देने की बात है। बहुत बहुत देर तक फास्टिंग नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। हुँ। अल्कोहल और धूम्रपान का मैंने बताया सेवन नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। थोड़ा अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज का ध्यान दीजिए, जी। और कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत से ओलंपियंस हैं, बहुत से मेडलिस्ट हैं जिनको अस्थमा की बीमारी है, हुँ, हुँ। बहुत से राजनेता हैं, बहुत से फिल्म वाले हैं, जी, जी। लेकिन वो कभी आपको पता नहीं लगता, वो सब अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो दवाई ठीक से प्रॉपर ले रहे उनकी हैं। चले। चल रही है। जी। आखिरी सवाल आपसे पूछूँगी कि क्या जो अस्थमा का पेशेंट है, जो अस्थमा का रोगी है, क्या वो सामान्य जीवन जी सकता है? बहुत सवाल आपने अच्छा किया। बहुत लोगों में भ्रांति है, जी। अस्थमा अगर इलाज सही चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ वो अपना नॉर्मल जीवन बिता सकता है, चाहे जेंट्स हों, चाहे एनी जेंडर, चाहे लेडीज हों, अपनी जो भी आपका जो काम है वो उसको आप कर सकते हैं। तो लेकिन बशर्ते यही है कि डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, इलाज सही होना चाहिए, और इलाज सिर्फ सही लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जी। इन शर्तों पर अगर है मरीज़, तो मैं तो 50 साल से अस्थमा का इलाज कर रहा हूँ। सारे मरीज़ लगभग रूटीन अपना सब सही से कर रहे हैं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है, आपने बताया लॉन्ग लाइफ चलता है, क्या ये बहुत महँगा है? हर तबके का आदमी ये इलाज करा सकता है? देखिए, अब बाहर के देशों में तो बहुत महंगा था, जी। जब इन्हेलर आया था तो बहुत महंगा आया था, जी। लेकिन अब धीरे धीरे इतना सस्ता कर दिया गया है कि हर आदमी इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता है। जी, जी। आदमी जब पान बीड़ी सिगरेट में इतना पैसा खर्च कर सकता है, ये तो विडंबना है ना सब हमारे देश की। उतने जी। पैसे में वो अस्थमा का इलाज भी कर सकता है। बहुत सारी बातें आपने हमसे साझा की और जो ये सप्ताह चल रहा है अस्थमा सप्ताह, इसमें इस बातचीत को और इस महत्वपूर्ण बातों को हम ये कहेंगे कि सार्थक बातचीत हुई और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसको सुना। निश्चित ही इन बातचीतों से, जो कि बहुत ही सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ था, अस्थमा के पेशेंट से जुड़ा हुआ था, कि हम इससे कैसे बचाव करें, सारी बातों को आपने हमसे बताया, साझा किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। चलते चलते बस ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अस्थमा सप्ताह पर? आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बड़े अच्छे सवाल किए।
जाते जाते मैं यही करता हूँ, अगर किसी की सांस फूल रही है, बार बार सांस फूल रही है, बचपन से शुरू हुई है, तो पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना निदान कराइए। और निदान में अगर अस्थमा का पता लगता है तो डरे नहीं, दवाई को ठीक से करें, खासकर इन्हेलर को उसकी टेक्निक समझें, और अगर आप दवाई ठीक से करेंगे, सही से लेंगे, तो आप नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आकर हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और दर्शकों को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अस्थमा जो जितना बड़ा नाम है या इसका बहुत भय व्याप्त है, डॉक्टर साहब ने बहुत सधे हुए और सादे शब्दों में इसको बता दिया कि हाँ, ये लंबे समय तक चलने वाली ज़रूर बीमारी है, क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेड है। तो आप अपना सामान्य जीवन इस बीमारी के साथ साथ जी सकते हैं, बशर्ते अपने आप को सिगरेट, शराब और बुरी आदतों से दूर रखें, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की बताई हुई सलाह लें, इन्हेलर का सही प्रयोग करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर आपने आकर यहाँ अपना ट्रस्ट जाहिर किया। धन्यवाद। नमस्कार।